हम लोग आए दिन अखबारों में एनपीए के बारे में पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में सुनते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनपीए होता क्या है, बैंकों को एनपीए कैसे इम्पैक्ट करता है। इन सब सवालों के जवाब हम लोग आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनपीए क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग यह समझते हैं कि बैंकों के लिए असेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। क्योंकि जो हमारे और आपके लिए और जो दूसरे टाइप के बिजनेसेस हैं उनके लिए जो असेट्स है वह बैंकों के लिए लायबिलिटी की तरह है, और उनके लिए जो लायबिलिटीज है, मतलब हमारे और आपके लिए और दूसरे टाइप के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जो लायबिलिटी है वह बैंकों के लिए असेट है। तो सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये असेट एंड लायबिलिटीज का क्या चक्कर है, वो होता क्या है, और इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए असेट है और कौन सी चीज़ हमारे लिए लायबिलिटी है। सिंपल सी परिभाषा है असेट्स और लायबिलिटीज की कि वैसी कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कमा करके दे रही है, जिसको आप मुसीबत के टाइम पर लिक्विडेट कर सकें, वह आपके लिए असेट है। जैसे अगर आपका पैसा बैंकों में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा है तो आपको उस पैसे पे ब्याज मिलना है, हर महीने कुछ न कुछ ब्याज आता है आपकी जेब में, आपके लिए वह असेट है। अगर आपका पैसा बैंकों में अकाउंट में जमा है तो वह उस पर भी आपको कुछ न कुछ ब्याज मिलता है, तो वह आपके लिए असेट है। ब्याज अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप उस पैसे को जब मर्जी लिक्विडेट कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वह आपके लिए असेट है। आपके पास कोई घर है जिसका किराया आता है आपको, वह आपके लिए असेट है, क्योंकि हर महीने आपकी जेब में पैसा आ रहा है। अब समझते हैं कि लायबिलिटीज क्या है। आपके ऊपर कोई लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, जिसकी वजह से हर महीने आपकी जेब से पैसा किसी दूसरे की जेब में जा रहा है, बैंक की जेब में जा रहा है, वह आपके लिए लायबिलिटी है। या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिससे की वजह से आपको हर महीने कुछ न कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, गाड़ी लायबिलिटी है। लेकिन इसके बारे में, गाड़ी कैसे लायबिलिटी है, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बैंक और एनपीए तक ही इस वीडियो को लिमिटेड रखेंगे, तो उसी को समझने के लिए हम लोग एसेट एंड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट पहले समझ रहे हैं। अब वापस से बैंक की तरफ लौटते हैं। आपके लिए जो आपने पैसा बैंक में जमा किया हुआ है वह पैसा आपके लिए असेट की तरह है, क्योंकि आपको बैंक से ब्याज मिलता है उस पैसे पे। लेकिन बैंक को तो ब्याज देना पड़ता है ना, बैंक के पास तो आपका जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट की वजह से बैंक को तो ब्याज देना पड़ रहा है आपको, और वो पैसा बैंक का है भी नहीं, वो पैसा तो आपका है। बैंक तो केवल उस पैसे का कस्टोडियन है, उसने आपके बदले में अपने पास उस पैसे को सुरक्षित रखा हुआ है, और उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप जब कभी भी आप उससे पैसा मांगेंगे वो आपको देगा। तो बैंक के लिए जो आपका डिपॉजिट है, जो आपके लिए असेट था, वह बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब इसकी दूसरी बात कर लेते हैं, बैंकों के लिए असेट्स क्या है। बैंक ने आपको लोन दिया, आपके लिए यह लोन लायबिलिटी की तरह काम करता था, क्योंकि हर महीने आपको उस पैसे पे प्रिंसिपल का पेमेंट करना होता है, और साथ में प्रिंसिपल पे कुछ इंटरेस्ट भी आपको हर महीने बैंक को देना पड़ता है। इस वजह से आपकी जेब से चूंकि पैसा बैंक के पास जा रहा है, तो यह जो लोन है आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बैंक को आपके दिए हुए लोन से, आपको दिया हुआ जो लोन है उसकी वजह से बैंक की जेब में हर महीने कुछ न कुछ पैसा इंटरेस्ट के रूप में आता है। तो बैंक को यहाँ पे कमाई हो रही है, इंटरेस्ट का इनकम बैंक को मिल रहा है। तो इसकी वजह से बैंक ने जो आपको लोन दिया है वह आपके लिए तो लायबिलिटी है, लेकिन बैंक के लिए वो असेट की तरह काम करता है, क्योंकि बैंक उस पैसे पे हर महीने कुछ न कुछ कमाई कर रहा है। अब सिंपल सी चीज़ है कि वैसी कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कुछ कमा करके दे रही है वह असेट की तरह है, और वैसी सभी चीज़ें जो कि आपकी जेब का पैसा खर्च करवा रही हैं वह आपके लिए लायबिलिटी की तरह ही है। आप उसको आम बोलचाल की भाषा में और आम जीवन में लायबिलिटी ही मानते हैं। अब जब असेट्स एंड लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है उसको समझने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अपना ही उदाहरण देता हूँ आपको। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आप सब लोग देख ही रहे हैं।
जब इस वीडियो को ज़्यादा लोग देखेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टीजमेंट उसको दूसरे बिजनेसेस से मिलता है उसमें से कुछ एडवर्टीजमेंट को इस वीडियो पे भी भेजेगा। उससे यूट्यूब को कुछ कमाई होगी और उस कमाई का कुछ हिस्सा यूट्यूब मेरे साथ शेयर करेगा। मतलब जब तक यह वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रहेगा और जब तक लोग इसको देखते रहेंगे तब तक मुझे इस वीडियो से कुछ ना कुछ कमाई होनी है। अब वो ज़रूरी नहीं कि कितनी कमाई होगी, हो भी सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अभी तो हालांकि कमाई नहीं होती क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी उतने ज़्यादा नहीं है। आप लोगों की अगर कृपा होगी, सब्सक्राइब करेंगे तो कमाई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे और यूट्यूब इस पर एडवर्टीजमेंट भेजेगा तो उस एडवर्टीजमेंट का जो रेवेन्यू यूट्यूब पे मिलेगा वह मेरे साथ भी यूट्यूब शेयर करेगा। तो मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो से मुझे कमाई होगी, तो मेरे लिए यह वीडियो असेट की तरह काम करेगा। लेकिन आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि हो सकता है कि यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए और मुझे इस वीडियो को डिलीट करना पड़े, या हो सकता है कि इस वीडियो में मैंने YouTube के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको कंप्लाई नहीं किया हो और बाद में YouTube ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी वजह से YouTube ने इस पर्टिकुलर वीडियो पे एडवर्टीजमेंट भेजना बंद कर दिया। अभी YouTube है तो अभी भी YouTube के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो लोग इसको देख भी रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या कुछ दूसरे इश्यूज़ की वजह से YouTube ने इस पर एडवर्टीजमेंट भेजना बंद कर दिया। तो पहले तो कमाई हो रही थी लेकिन अब इस पर कमाई होनी बंद हो गई। तो यह असेट तो है मेरे लिए, लेकिन अब चूंकि इससे कमाई आनी बंद हो गई है तो यह मेरे लिए वीडियो अब नॉन परफॉर्मिंग असेट की तरह हो गया, क्योंकि इससे अब मुझे कुछ कमाई नहीं हो रही है। इसी एग्जाम्पल को वापस बैंक पे सेट करते हैं। हम लोगों ने समझा है कि बैंक जो लोन बांटते हैं वह उनके लिए असेट है। अब मान लीजिए बैंक ने किसी व्यक्ति को, मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का लोन दिया और 10,000 रुपये की उसकी EMI फिक्स कर दी बैंक ने, जिसमें कि 9,000 रुपीज़ तो प्रिंसिपल था और 1,000 रुपये हर महीने का इंटरेस्ट मिस्टर ए को पे करना था। अब जब तक मिस्टर ए बैंक को 10,000 रुपये का पेमेंट हर महीने करते रहेंगे, बैंकों के लिए वह असेट स्टैंडर्ड एसेट रहेगा, क्योंकि उस पर हर महीने उनको रेगुलर पैसा हो रहा है। एक तो उन्होंने जो लोन दिया था प्रिंसिपल वह भी वापस आ रहा है, साथ ही साथ 1,000 रुपये का ब्याज भी मिल रहा है बैंक को। तो यह बैंक के लिए बहुत बढ़िया असेट है कि क्योंकि उसको कमाई हो रही है इस असेट से। लेकिन मान लीजिए कि मिस्टर ए कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई या किसी और वजह से अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि अब वो EMI का बर्डन अपने ऊपर ले सकें और EMI की पेमेंट टाइमली कर सकें। तो उन्होंने एकाएक से EMI का पेमेंट करना बंद कर दिया। अब जैसे ही बंद हुआ तो बैंक के लिए अभी तक जो मिस्टर ए का जो लोन अकाउंट था एक असेट था, लेकिन EMI जब बैंक को मिलना बंद हो गया तो बैंक को अब ना तो प्रिंसिपल मिल रहा है, ना तो 1,000 रुपये का जो कमाई हो रहा था हर महीने वो कमाई भी बंद हो गया। तो बैंक के लिए यह जो मिस्टर ए का लोन अकाउंट है वह लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPA हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने अगर आज से EMI का पेमेंट करना बंद कर दिया तो लोन NPA आज ही क्लासीफाई हो गया, उसका क्लासिफिकेशन आज ही की डेट में बैंक ने NPA के रूप में कर दिया। इसके लिए कुछ क्लासिफिकेशंस के नियम हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। उस नियमों के बारे में भी और वो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। आप लोग बने रहिए। अब जानते हैं कि बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को कैसे क्लासिफाई करता है और कितने पार्ट्स में उसको कितने काइंड्स में क्लासिफाई करता है। बैंक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में करता है। सबसे पहला है सब स्टैंडर्ड, दूसरा है डाउटफुल और तीसरा है लॉस। अब सब स्टैंडर्ड को समझते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं। जब तक स्टैंडर्ड समझेंगे तो अपने आप ही सब स्टैंडर्ड का डिफरेंस दोनों का समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड असेट्स मतलब वह एसेट जो कि बैंक को उस पर रेगुलर पेमेंट्स मिल रहा है, वह रेगुलर है, उस पर कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है पेमेंट का। मतलब मिस्टर ए जब तक EMI की पेमेंट टाइमली और रेगुलरली बैंक को कर रहे थे तब तक उनका जो लोन अकाउंट था वह स्टैंडर्ड असेट था बैंक के लिए। लेकिन जैसे ही मिस्टर ए ने पेमेंट करना बंद कर दिया और उन्होंने लगातार 90 डेज तक अगर बैंक को उस लोन अकाउंट के अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं किया है, 90 डेज लगातार, मतलब 3 EMI लगातार, मान लीजिए आम बोलचाल की भाषा में
तो 3 महीने तक अगर बैंक को कोई पैसा नहीं मिला है तो उस दिन 3 महीने जिस दिन पूरे होते हैं उस दिन के बाद से बैंक उस असेट को एनपीए में क्लासिफाई कर देगा और उसी दिन से वह असेट सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा। अब सब स्टैंडर्ड एसेट कब तक रहेगा? एनपीए में क्लासिफिकेशन होने के बाद से 12 महीने तक को सब स्टैंडर्ड एसेट में ही रहेगा। मतलब 3 महीना पूरा हुआ, ईएमआई नहीं आया, उसके बाद अगर वो 12वें महीने तक अगर उसकी ईएमआई अगर नहीं आई है तो वहाँ तक मिस्टर ए का जो लोन अकाउंट है वो सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। अगर इस बीच में मिस्टर ए ने अपने लोन अकाउंट को रेगुलर कर लिया, मतलब जो बैंक का ओवरड्यू पैसा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसको पे कर दिया, या हो सकता है कि 1 या 2 ईएमआई दे दी, मान लीजिए 5 ईएमआई बाकी थी तो उसमें से 3 दे दी, 2 दे दी, 1 दे दी, तो वह उसका जो क्लासिफिकेशन है वो वापस से चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड की तरफ। जब तक स्टैंडर्ड में तभी होगा जब उसकी जो जितनी भी ओवरड्यू अमाउंट हो सब उसको बैंक को मिल जाएगा तभी। अब सब स्टैंडर्ड जब हम लोगों ने समझ लिया तो आगे बात करते हैं डाउटफुल असेट कब क्लासिफाई होता है। अगर कोई असेट सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में ही लगातार 12 महीने तक रह जाता है तो बैंक उस असेट को डाउटफुल असेट के रूप में क्लासिफाई कर देता है। मतलब बैंक को अब उस पैसे के रिकवर होने की उम्मीद काफ़ी कम रह गई है और इसलिए बैंक मतलब उस पैसे को लेकर के ज़्यादा उम्मीद नहीं पाले हुए। सब स्टैंडर्ड एसेट अगर लगातार 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड ही रहेगा तो डाउटफुल बन गया। और लॉस कब बनता है? लॉस असेट बैंक तब क्लासिफाई करते हैं किसी लोन अकाउंट को लॉस असेट के रूप में जब बैंकों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि अब ये पैसा वापस मिलना है। मतलब होता है ना कि आपने भी अगर किसी को पैसा दिया हुआ है और एकाएक से एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग भी सोचते हैं कि यार अब ये पैसा तो डूब गया, अब ये वापस नहीं आना है, अगर आता भी है तो बोनस ही समझो, मतलब इसको तो डूबा हुआ ही मानो, एक बैड डेप्ट हो गया। तो बैंक को भी जब ऐसा लगे कि मिस्टर ए का जो लोन अकाउंट है वह अब डूब चुका है, अब वापस आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, नहीं आएगा वापस से, तो बैंक उसको लॉस असेट में क्लासिफाई कर देता है। या अगर वो सिक्योर्ड लोन है, मतलब कि बैंक ने उस लोन को देने के लिए कोई कोलेट्रल अपने पास रखा हुआ है, मिस्टर ए से लिया हुआ है, ताकि अगर लोन में डिफ़ॉल्ट होता है रीपेमेंट में तो बैंक उस असेट को लिक्विडेट करके उसको इनकैश कर ले और अपना लोन का जो इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल है उसको रिकवर कर ले। तो जो कोलेट्रल की वैल्यू है वह इतनी कम है कि बैंकों के लिए वो पैसा जो उसका ओवरड्यू अमाउंट है उसके मुकाबले काफ़ी नेग्लिजिबल अमाउंट है। उस स्थिति में भी बैंक उस असेट को लॉस असेट में क्लासिफिकेशन कर देता है। या जो कोलेट्रल बैंक के पास हो उसको रियलाइज ही नहीं किया जा सकता। जैसे हो सकता है कि जिस टाइम पे बैंक ने कोई प्रॉपर्टी कोलेट्रल ली थी लोन देने के टाइम पे उसकी वैल्यूएशन बैंक ने की थी 5 लाख रुपए की, लेकिन आज जब बैंक को पैसा मिलना बंद हो गया है और बैंक उसको रियलाइज करना चाहता है तो उसको मालूम चल रहा है कि इसकी ये जो असेट हमारे पास कोलेट्रल पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू 5 लाख नहीं, इसकी वैल्यू तो 50,000 रुपये भी नहीं है। तो जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तो बैंक उस असेट को लॉस असेट के रूप में क्लासिफाई कर देता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि बैंकों में एनपीए क्या होता है, एनपीए का सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट के रूप में कब उसका और कैसे क्लासिफिकेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि बैंकों को एनपीए कैसे इम्पैक्ट करता है। ये बैंक का जो बिजनेस है वो लोन देना है और उस लोन से जो उनको इंटरेस्ट मिलता है वह उनकी आमदनी है। और बैंक को जब कोई एसेट उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, मतलब वो उसको पैसा ईएमआई का पेमेंट मिलना बंद हो जाता है, तो बैंकों के पास चूँकि एक तो उनकी कमाई बंद होगी, दूसरा उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो प्रिंसिपल भी डूब गया, तो बैंकों के पास फंड की कमी हो जाती है। तो बैंक के पास अगर फंड की कमी होगी तो फिर बैंक आगे नए लोगों को लोन नहीं देंगे। तो जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसमें जो उसका जो पूरा क्रेडिट सिस्टम है उस सिस्टम पे इसका काफ़ी असर पड़ता है और लिक्विडिटी कम हो जाती है बैंकों की। मतलब बैंक के पास पैसा नहीं रहता कि वो नए लोन दे सके लोगों को। तो जब नए लोन अगर बैंक नहीं दे पाएगा तो उसकी कमाई कम होगी, कमाई कम होगी तो बैंक की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो डाउनग्रेड होगी, बैंकों की स्थितियां खराब होगी और बैंक
बैंकों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इकोनॉमी के साथ, देश की इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है, क्योंकि बैंक जो लोन देते हैं उसी लोन के पैसे से बिजनेसमैन लोग इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, जैसे कि सैकड़ों हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो चेन है वह चेन टूट जाता है, जिसकी वजह से इसके जो दूरगामी परिणाम हैं वो देश की इकोनॉमी पे भी पड़ते हैं। अपने देश में एनपीए एक बड़ी समस्या है बैंकों के लिए, क्योंकि बैंकों के लोन देने में का जो प्रोसेस है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, पैरवी सिफारिश ज़्यादा होती है, करप्शन का एक बहुत बड़ा एंगल होता है बैंकों से लोन लेने में। तो इसकी वजह से बैंक्स के जो एनपीए हैं वह एनपीए अपने देश में अगर दूसरी इकोनॉमीज से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जो कि डेवलप इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो अपने यहाँ जो एनपीए के रेट्स हैं, जो परसेंटेज, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में जो एनपीए का रेशियो है, परसेंटेज है, वो 1 से 1.5% के बीच में ही है। लेकिन अगर आप अपने इंडिया को कंपेयर करेंगे तो अभी भी करीब 6.5-7% के आसपास एनपीए का रेशियो है अपने देश में। और कुछ दिन पहले तक तो ये 10 से 11% तक चला गया था, जिस टाइम पे बैंकों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और 1-2 बैंक तो बिल्कुल डूबने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में इंटरवेन किया और उन बैंकों को एडिशनल फंडिंग दे करके या फिर उनका मर्जर वगैरह करके या उनको बेच करके किसी नए इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करके या एलआईसी वगैरह को बोल करके कि आप इसमें एडिशनल कैपिटल डालो, इस तरीके से गवर्नमेंट ने कैसे भी करके उन बैंकों को बचाया। तो एनपीए का रेशियो अभी 10 से 11% से कम होकर के 6.5-7% के आसपास आया है, लेकिन यह 6.5-7% भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप डेवलप इकोनॉमीज़ की बात करेंगे तो एनपीए का रेशियो 1% के आसपास रहता है या उससे भी कम रहता है। तो इस तरीके से अभी भी हम लोगों को ज़रूरत है अपने देश में, बैंकिंग सिस्टम अगर मजबूत होगा, बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा लोगों को ज़्यादा लोन देने के लिए, तो ज़्यादा लोग बैंक के लोन्स की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे और उससे लोग बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे, बिजनेसेस में ग्रोथ होगी, उनके पास ज़्यादा कैपिटल होगा खर्च करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अंत में कि यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों की बढ़ी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। और एनपीए रेशियो बढ़ने के क्या कारण हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है, आपके हिसाब से वैसे क्या कदम है जो कि गवर्नमेंट को या बैंकों को उठाने चाहिए जिससे कि उनका एनपीए का जो रेशियो है वह बिल्कुल मिनिमम रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग उसको फिर स्टडी करेंगे और जो कमेंट इकट्ठा होगा उसके फिर हम लोग एक एनालिसिस करने के लिए एक नई वीडियो भी लेकर के आएंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप प्लीज़ उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उसके बगल में नोटिफिकेशन का भी बटन है, वह नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी नई वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप जब नई वीडियोस मैं लेकर के बराबर लाता रहता हूँ, फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस लॉ, स्टार्टअप्स वगैरह, इन सब विषयों पे, तो उससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।